हेलो दोस्तों, यूपीएससी हिंदी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। करेंट अफेयर के अपने इस प्रोग्राम में दोस्तों आज हम लोग का डे 11 है। इसके पहले हम लोग कुल 10 क्लास खत्म कर चुके हैं, जिसमें हम लोग 200 करेंट अफेयर के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे अब तक उनको हम लोग खत्म कर चुके हैं। 200 से आगे आने वाले 10 दिन में हम लोग पूरी तरह से करेंट अफेयर का जो हमारा 500 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का टारगेट है, जो 500 इंपॉर्टेंट टॉपिक का हमारा टारगेट है, उसको हम लोग पूरा कर लेंगे। दोस्तों आज टॉपिक स्टार्ट करने से पहले 2 मिनट बात कर लेते हैं, क्योंकि अपने पास अब प्रीलिम्स में केवल 15 दिन शेष रह गया, केवल और केवल 15 दिन। और इस 15 दिन में आपके पास नियर अबाउट 15 सब्जेक्ट बचे हैं पढ़ने के लिए। 15 सब्जेक्ट तो खैर ज़्यादा हो गया, कम से कम 7-8 तो बचे ही हैं। अगर मोटा मोटा पार्ट में ब्रेक करेंगे तो 15 तो हो जाएगा, बट वैसे देखिए तो अब केवल आपके पास 15 डे, एक दिन में एक सब्जेक्ट के लिए टाइम बचा है। अब इस ड्यूरेशन में आपका स्ट्रेटजी क्या हो, ये एक अलग होना चाहिए दोस्तों। इस बीच में हम लोग देखेंगे कि करंट अफेयर की जो क्लासेस हैं वो तो कंटिन्यूटी के साथ चली रही हैं। आने वाले दिनों में दोस्तों अब जितनी भी करंट अफेयर की क्लास रहेगी उसमें हम लोग जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहेंगे उस इंपॉर्टेंट टॉपिक को एक बार बोल देंगे कि आप लोग सब्जेक्ट को तैयार करते समय कम से कम उन टॉपिक्स को जरूर तैयार कर लें। जैसे आज हम लोग पॉलिटी पे बात कर लेते हैं कि पॉलिटी तैयार करते समय किस चीज़ को अच्छे से तैयार कर लेंगे। दोस्तों पॉलिटी के लिए हम पहले ही बोल चुके हैं कि बैक ईयर का डिस्कशन जो देखा होगा और उसका एक शॉर्ट नोट्स बना लिया होगा, मेरे से लिख लीजिए कि 1-2 क्वेश्चन अगर छोड़ दें तो कोई बात नहीं है, वरना सिंगल क्वेश्चन भी पॉलिटी का बैक ईयर के डिस्कशन से बाहर नहीं जाएगा। पिछली बार जब बदला पैटर्न था उस समय भी यही हाल था, इस बार भी देखिएगा यही होगा। अब आते हैं मुद्दे पे कि करना क्या है। तो दोस्तों सबसे पहली बात तो प्रस्तावना एकदम ध्यान से पढ़ लेना है। प्रस्तावना में अब ये नहीं कि प्रस्तावना याद करने बैठ जाना है। प्रस्तावना में जो एक अमेंडमेंट हुआ है 42 अमेंडमेंट, उसमें क्या जोड़े गए थे उसको एक क्रम के अनुसार तैयार कर लीजिएगा कि वो तीनों जो वर्ड्स थे वो उसका क्रम क्या था। प्रस्तावना से रिलेटेड और भी जो चुटपुट फैक्ट हैं उसको देख लीजिएगा। जैसे जो 3 प्रकार की समानता दी गई है, 5 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है, इन सब के बारे में एक बार ध्यान से देख लेना है। यानी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका हो गया प्रस्तावना। अब बहुत अंदर नहीं जाएंगे क्योंकि टाइम बहुत कम लेंगे। उसके बाद से हम लोग देखेंगे कि जितनी भी अनुसूचियां हैं वो सारी अनुसूचियां इस बार बेहद इंपॉर्टेंट है। खासतौर पे इस बार 8वीं अनुसूची दोस्तों बेहद इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 8वीं अनुसूची इस बार एक कर्नाटक की एक लैंग्वेज है। 2-3 जगहों पे हम देखेंगे कि लोकल लैंग्वेज को एंट्री कराने की बात की गई थी 8वीं अनुसूची में। तो 8वीं अनुसूची इस बार बेहद इंपॉर्टेंट है। हालांकि सारी अनुसूचियां इस बार बेहद इंपॉर्टेंट है। पिछली बार 6वीं अनुसूची से क्वेश्चन आया था, इसलिए इस बार भी एक क्वेश्चन अनुसूची से रख लीजिए, आएगा ही आएगा। उसके बाद से देखें तो जो कॉन्स्टिट्यूशन के अपने पार्ट है, जो भाग हैं, हर एक भाग में किस चीज को मेंशन किया गया है और किस चीज के बारे में बताया गया है, एक बार भाग पे नजर जरूर फेर लीजिएगा। मैक्सिमम इसको तैयार करने में 10 मिनट का टाइम लगेगा और अनुसूचियों को तैयार करने में दोस्तों मैक्सिमम 10 मिनट का टाइम लगेगा, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। उसके बाद से सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो होता है पॉलिटी में, खासतौर पे यूपी पीसीएस के पेपर में, वो होता है पंचायती राज। पंचायती राज से अगर हम लोग पिछली बार देखें तो पिछली बार 3 क्वेश्चन के करीब में पंचायती राज से थे। पिछली बार पंचायती राज से अगर पूरा हम लोग 73-74 अमेंडमेंट देख लें और एक क्वेश्चन को पिछली साल के देखें तो पिछली बार पंचायती राज से 3 क्वेश्चन थे। यानी इस बार पंचायती राज फिर देख लेंगे, कोई ऐसा साल नहीं जाएगा जिससे पंचायती राज से क्वेश्चन ना आए। इसी तरह से एक अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक है केंद्र राज्य संबंध। केंद्र राज्य संबंध भी आप उठा के देख लीजिए, पिछले जो भी 5 साल 7 साल का पेपर उठा के देख लीजिए, एक भी साल ऐसा नहीं हुआ है जिस साल 2 से 3 क्वेश्चन केंद्र राज्य संबंध से ना रहा हो। कम से कम 2 क्वेश्चन तो रहेगा ही रहेगा। तो दोस्तों एक बार केंद्र राज्य संबंध आप बैक ईयर क्वेश्चन के डिस्कशन में पढ़े हुए हैं, बट एक बार केंद्र राज्य संबंध और देख लीजिएगा। खासतौर पर जो राज्यसभा के पावर्स हैं एक बार उसको देख लीजिएगा कि वो, और जहाँ पे स्टेट की जो सब्जेक्ट है उस पर कब कब लोकसभा पावरफुल हो जाती है, ये जो जितने भी प्रावधान है, हालांकि हम लोग ये सब चीज़ किए हुए हैं तो अंदर नहीं जाएंगे क्या करना है। बस अब तक हम लोग एक प्रस्तावना लिखे हैं टॉपिक, दूसरा भाग हम लोग लिख लिए हैं इंपॉर्टेंट है, तीसरा हम लोग देखिए अनुसूचियाँ इंपॉर्टेंट है, चौथा हम लोग देखिए पंचायती राज इंपॉर्टेंट है। उसी तरह से अगला हम लोग देख लें अगर तो आपात उपबंध, जो आपात उपबंध है तीनों, उनके बारे में इस बार
वित्तीय आपात में क्वेश्चन आने के बेहद चांस है, वित्तीय आपात में क्वेश्चन आने के बेहद चांस है, इसलिए इस बार आपात उपबंध को भी ठीक से देख लेना है। अब हर बार अगर पीसीएस के पेपर में देखिए तो आप 2 से 3 क्वेश्चन, पिछली बार तो नियर अबाउट 3 क्वेश्चन से ज़्यादा ही था, वो होते हैं अनुच्छेद के ऊपर। अब बात आती है कि सारे अनुच्छेद याद करना जरूरी है, नहीं दोस्तों, आप डीपी यानी शुरू से आप लेके डीपीएसपी तक याद कर लीजिए, और सारे के प्रावधान, जैसे मूल कर्तव्य हो गया तो मूल कर्तव्य में जो 10 मूल कर्तव्य उनको याद कर जाइए, जो 11वां मूल कर्तव्य किस अमेंडमेंट के साथ जोड़ा गया उसको तैयार कर जाइए, उसके बाद से डीपीएसपी की जो प्रावधान है उसको तैयार कर जाइए, एक बार जो फंडामेंटल राइट्स हैं उसको ठीक से पढ़ जाइए। आप देखेंगे कि अगर आपको डीपीएसपी तक पूरा याद है तो पूरा चांस है कि 2 क्वेश्चन को आप लीड ले लेंगे, कम से कम 2 क्वेश्चन का लीड लेंगे। और डीपीएसपी तक अगर तैयार कर लेंगे पूरे अच्छे से, आर्टिकल को छोड़ के जो इनके थोड़े बड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उसके साथ, तो पूरे 3 से 4 क्वेश्चन का आप यहां से लीड लेंगे। यानी एक बार आप आर्टिकल को कम से कम डीपीएसपी तक ठीक से फोकस कर लीजिएगा। इसके बाद से थोड़ा सा अगर आरओ का पेपर हम लोग देखें तो इस बार आरओ के पेपर में हम देखें कि जुडिशरी को फोकस किया है, जुडिशरी को फोकस किया हम लोग, खासतौर पे जुडिशरी से जो आर्टिकल से रिलेटेड क्वेश्चन आए हैं, यानी पावर पे नहीं, सुप्रीम कोर्ट के पावर पे क्वेश्चंस नहीं है, तो इस बार आप रीड अधिकारिता जो है उसको पढ़ लीजिएगा, और जो जुडिशरी यानी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो आर्टिकल्स हैं इंपॉर्टेंट एक बार उसको देख लीजिएगा। तो इस तरह से हम लोग देख लिए, प्रस्तावना देखना है, अनुसूचिया देखना है, भाग देख लेना है, आपात उपबंध देख लेना है, डीपीएसपी तक आर्टिकल्स देख लेना है, साथ में थोड़ा सा हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के भी आर्टिकल्स देख लेने हैं, केंद्रीय राज्य संबंध देख लेना है। तो इस तरह से दोस्तों 5 से 6 टॉपिक हो गया, कम से कम इतना देख के जरूर जाइएगा। बैक ईयर क्वेश्चन का डिस्कशन दोस्तों मेरा मानना है कि आप लोग लगा के और उसका एक शॉर्ट नोट्स बना लीजिए। पूरे अगर आप 16 बैक ईयर डिस्कशन देख जाएंगे 16 क्लास का, तो शॉर्ट नोट्स को बनाने में मैक्सिमम 10 पेज लगेगा, 10 पेज भी नहीं लगेगा। और देखेंगे मैक्सिमम 10 पेज में आपका पूरे के पूरे 15 से 20 क्वेश्चन आपका इस बार देखिएगा पॉलिटी से आना है। पिछली बार नियर अबाउट 20 क्वेश्चन पॉलिटी से आया था, इसको पूरा रफ करते हैं। पिछली बार दोस्तों देखा हम लोग तो पॉलिटी से नियर अबाउट 20 क्वेश्चन आया था, और इस बार भी अगर समझिए कि 20 क्वेश्चन आएगा तो आप केवल बैक ईयर से और जो अभी बता दिया गया है केवल अगर इतना देख लेते हैं, ये जितना भी बताया गया इसको तैयार करने में मैक्सिमम 5 घंटा लगना है, मैक्सिमम 5 आवर। लेकिन दोस्तों इन चीज को कम से कम 3 बार ठीक से रिवीजन कर जाइएगा। इसी तरह दोस्तों कल हम लोग किसी दूसरे सब्जेक्ट में बात करेंगे। चलते हैं आज का जो अपना टॉपिक है इंपॉर्टेंट, आज वहां से स्टार्ट करेंगे। दोस्तों आज हम लोग इकोनॉमिक्स के जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है उस पर हम लोग फोकस करेंगे। इसके लिए चूंकि इकोनॉमिक्स के ये अलग से बहुत सेपरेट और बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है, इस बार आरओ के एग्जाम में भी आप देख सकते हैं, इसी के लिए इसको टॉपिक नंबर 1 से दिया गया ना, बाद में इसको हम लोग उसमें जो 200 समथिंग टॉपिक हम लोग खत्म कर रहे हैं वहां पे ऐड कर लेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सीधा है कि 2020-21 की में 20.42 लाख यानी 30.42 लाख यानी लगभग 30.5 लाख करोड़ रुपए के करीब में बजट प्रस्तुत किया गया है। तो सीधे एक अगर हम लोग बैक ईयर का ट्रेंड देखें तो कई बार सीधे डायरेक्टली यही क्वेश्चन आ गए हैं कि कितने लाख रुपए का कितने का बजट पेश किया गया है। तो इस बार 30.42 लाख करोड़ का 30.42 लाख करोड़ का बजट पेश किया गया है। हालांकि अब बदले पैटर्न में देखें तो ये इस तरह के फैक्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, हालांकि अपने दिमाग में एक फिगर जरूर रखे रहिए, आ गया तो टिक मारने के लिए 30.42। अब इंपॉर्टेंट ये बन जाता है कि ये जो टोटल बजट है इसमें कितना हिस्सा राजस्व प्राप्तियों का है और कितना हिस्सा पूंजीगत प्राप्तियों का है। तो हम देखेंगे कि कुल प्राप्तियों में जो कुल प्राप्तियां हैं, इस कुल प्राप्तियों में नियर अबाउट 66.43% राजस्व प्राप्तियों का है। तो जो 66.43% है वो राजस्व प्राप्तियों का है, और जो बचा हिस्सा है 33.57। आप लोग केवल राजस्व प्राप्तियों का जो हिस्सा है 66.43 इसको बस याद कर लीजिए, बाकी आप लोग 100 से माइनस करके पूंजीगत प्राप्तियां आसानी से निकाल लीजिएगा। तो राजस्व प्राप्तियां हैं 66.43 दोस्तों। तो अब तक हम लोग आर्थिकी का 2 करंट अफेयर देखें। तीसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक देखते हैं, वो है प्रभावी राजस्व घाटा। इस बार कितना अनुमान लगाया गया है कि प्रभावी राजस्व घाटा होगा। तो इस बार प्रभावी राजस्व घाटे का अनुमान 1.8% यानी 2% से कम निकाला गया है। इस चीज को ध्यान देंगे, 1.8% इस बार हमारा प्रभावी राजस्व घाटा अनुमान है। अब होमवर्क यहीं पे लिखेंगे कि राजस्व घाटा किसे कहते हैं, राजस्व घाटा किसे कहते हैं, प्राथमिक राजस्व घाटा किसे कहते हैं, और प्रभावी राजस्व घाटा किसे कहते हैं, प्रभावी राजस्व घाटा किसे कहते हैं। ये 3 टॉपिक आप होमवर्क के तौर पे दोस्तों लगा लीजिएगा।
राजस्व घाटा, प्रभावी राजस्व घाटा और प्राथमिक राजस्व घाटा किसे कहते हैं। अब आते हैं हम लोग सीधे अपने टॉपिक पे। अगला एक चार्ट है दोस्तों, ये चार्ट हम लोग जो घटना चक्र की दृष्टि है वहाँ से उठाया गया है, क्योंकि टाइम कम लगे इसलिए सीधा इसको उठा लिया वहीं से। आप लोग को हम पहले भी बोल चुके हैं कि घटना चक्र की दृष्टि एक बार जरूर देख लेना है। हालांकि जो हम लोग सोर्स अपना रहे हैं करंट अफेयर का वो 3-4 बुक से अपना रहे हैं, लेकिन आर्थिकी वाला सेक्शन जो है वो घटना चक्र बहुत अच्छी दी है, इसलिए हम लोग सीधे घटना चक्र से उठाएं। तो आइए देखते हैं कि इस चार्ट को समझने की कोशिश करते हैं। चार्ट में सीधे लिखा है कि बजटीय विवरण 2021, इसमें जो कुल प्राप्तियां हैं वो है 30,42,230 करोड़ रुपए और उतना ही व्यय है, यानी इस कुल प्राप्तियां और कुल व्यय इक्वल है 30,42,230 करोड़ रुपए। अब इसमें हम लोग ऊपर ही पढ़ चुके हैं कि जो राजस्व प्राप्तियों का हिस्सा है वो है 66.43% और जो बचा है वो पूंजी प्राप्तियों का है, जो बचा है वो पूंजी प्राप्तियों का है। अब इंपॉर्टेंट क्या है दोस्तों, ये तो इंपॉर्टेंट हो ही गया कि चलो राजस्व प्राप्तियों का हिस्सा कितना है, लेकिन हम लोग देखेंगे कि इस राजस्व प्राप्तियों में जो कर राजस्व का हिस्सा है वो तो हमेशा ही अधिक रहता है, लेकिन इस बार जो इसका परसेंट है वो नियर अबाउट 81% है, नियर अबाउट लगभग 81% के करीब में उसमें कर राजस्व का हिस्सा है। 81% दोस्तों, एग्जैक्ट 80.95%। अनुमान के तौर पे देखें लगभग में तो 81% इस बार कर राजस्व है। इसके अलावा अब इसके आगे फैक्ट नहीं इंपॉर्टेंट है, सीधा आते हैं कुल व्यय पे। कुल व्यय में देखेंगे तो इस बार जो राजस्व खाते पर व्यय है वो सर्वाधिक है और वो कितना है, लगभग 86%, यानी एग्जैक्ट देखें तो 86.45 है, हम लोग कह सकते हैं 86.5% के करीब में, 86.5% के करीब में इस बार राजस्व खाते पर व्यय किया जाएगा। जो राजस्व खाते पर व्यय किया जाएगा, आप बोलेंगे ये इंपॉर्टेंट है, तो मेरे हिसाब से ये इंपॉर्टेंट ना हो के इस बार ये इंपॉर्टेंट है कि कुल व्यय का कितना भुगतान ब्याज भुगतान में किया जाएगा। कुल व्यय कितना भुगतान इस बार ब्याज भुगतान में किया जाएगा, तो इस बार लगभग 27% भुगतान ब्याज भुगतान पे होगा। एग्जैक्ट देखें तो 26.93% ब्याज भुगतान पे होगा। तो इसमें 3 फैक्ट आप लोग याद रखिएगा, राजस्व प्राप्तियों का हिस्सा कितना है, उसमें से कर राजस्व का रोल कितना है, ब्याज भुगतान कितना है, इतना चीज। बाकी एक बार चार्ट दिमाग में रख लीजिए, लेकिन ये 3 ही फैक्ट इसमें से इंपॉर्टेंट थे। आते हैं अगले फैक्ट पे। अगला फैक्ट जो हमारा 4th नंबर फैक्ट है वो है कि दुग्ध प्रसंस्करण क्षमता। हाल ही में देखेंगे कि भारत दुग्ध उत्पादन में फर्स्ट रैंक है, ऑल ओवर इंडिया में भी भारत फर्स्ट रैंक है और यूपी में ऑल ओवर वर्ल्ड में भी भारत फर्स्ट रैंक है और यूपी जो है इंडिया में फर्स्ट रैंक है। लेकिन दुग्ध प्रसंस्करण, दूध हमको पता है कि उतना भारत को इनकम नहीं दे सकती है जितना दूध प्रसंस्करण उद्योग दे सकते हैं, यानी भारत की इनकम के लिए खासतौर पे फॉरेन करेंसी के लिए भी दूध प्रसंस्करण का बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे में दूध प्रसंस्करण क्षमता को दोगुना करने का टारगेट रखा गया है, 2 टाइम करने का टारगेट रखा गया। सीधे पीसीएस में क्वेश्चन आ सकता है कि दुग्ध प्रसंस्करण क्षमता कब तक दोगुना करने का लक्ष्य है, तो 2025 तक, सन 2025 तक गवर्नमेंट का टारगेट है कि दुग्ध प्रसंस्करण क्षमता को 2 टाइम किया जाएगा, दुग्ध प्रसंस्करण क्षमता को 2 टाइम किया जाएगा। तो दोस्तों अगला आते हैं, अगला जो क्वेश्चन है वो एक बीमारी पे क्वेश्चन है जो कि पशु से होने वाली बीमारी है, मवेशियों से होने वाली बीमारी है। वो बीमारी का नाम है ब्रूसेलोसिस। 2 बीमारी है, पहली बीमारी का नाम है ब्रूसेलोसिस और दूसरी बीमारी का नाम है पेस्ट देस पेटिस रूमिनेंटस, यानी इसका नाम है PPR, ऐसे भी लिख के आ सकता है कि ब्रूसेलोसिस और PPR, इसका अलग नाम है पेस्ट देस पेटिस रूमिनेंटस। तो PPR से शॉर्ट फॉर्म में इसका नाम है PPR। तो ब्रूसेलोसिस और PPR ये मवेशियों से होने वाली बीमारी है और इन बीमारियों के समापन का टारगेट रखा गया है 2025 तक, यानी टारगेट है कि ये दोनों बीमारियां जो मवेशियों से होने वाली बीमारियां हैं इनको 2025 तक फिनिश किया जाएगा। तो 2025 तक अब तक हम लोग 2 टारगेट पा गए, दुग्ध प्रसंस्करण क्षमता को दोगुना करने का और जो 2 बीमारियां हैं ब्रूसेलोसिस और PPR, इन दोनों बीमारियों को 2025 तक समाप्त किया जाएगा। दोस्तों अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, जो हमारा 6 नंबर है। इसमें भी एक टारगेट है जो 2025 तक ही प्राप्त करना है। इसमें एक हमारा प्रोग्राम है, एक अभियान हमारा चल रहा है, उस अभियान का नाम है टीबी हारेगा देश जीतेगा। टीबी हारेगा देश जीतेगा। हमारा टारगेट है कि 2025 तक तपेदिक अर्थात टीबी इसको फिनिश किया जाएगा। तो अब तक हम लोग 2025 तक 3 टारगेट पा गए, टीबी को, दुग्ध प्रसंस्करण क्षमता को दोगुना करने के लिए और ब्रूसेलोसिस
और पीपीआर जैसी बीमारियों को फिनिश करने के लिए। टारगेट कब है? 2025 तक। आते हैं दोस्तों 7वें नंबर क्वेश्चन पे। विश्व बैंक के अनुसार गठित नई कंपनियों की संख्या के मामले में, जो गठित नई कंपनियों की संख्या है, तो नई कंपनियों की संख्या के मामले में भारत को 3rd रैंक मिला है। यानी केवल 2 ही कंट्री नई कंपनियां जो गठित की गई हैं उनमें भारत से आगे हैं और तीसरे पायदान पे भारत खड़ा है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि हाल ही में विश्व बैंक ने भारत को कौन सा स्थान दिया है नई कंपनियों के गठन के मामले में या संख्या के मामले में, तो वह है भारत, तीसरा स्थान दिया गया उसको। 8th नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेरा मानना है कि इस बार क्वेश्चन ये आएगा ही आएगा। 5 पुरातात्विक स्थलों को अभी हाल ही में प्रतिमान स्थलों के रूप में बदलने का डिसीजन लिया गया है। तो वो 5 कौन से वो पुरातात्विक स्थल हैं, जिसमें हमको एक पता है राखी गढ़ी है। तो दोस्तों राखी गढ़ी से अब यहीं से बैकग्राउंड में आप चले जाइए, यहीं से आप हिस्ट्री आसानी से तैयार कर सकते हैं कि राखी गढ़ी से क्या क्या मिला है, कौन कौन से पुरातात्विक अवशेष मिले हैं। ये एक बार होमवर्क के तौर पे कर जाइए, जबकि इसको हम लोग बैक ईयर के डिस्कशन में बता चुके हैं। धौलावीरा से क्या क्या मिला है, इसको भी एक बार होमवर्क के तौर पे आप देख लीजिए, सारी चीज़ें दोस्तों बता चुके हैं। हस्तिनापुर तीसरा यूपी है, अगला शिवसागर असम और अदीच नल्लूर तमिलनाडु। इंपॉर्टेंट इसमें राखी गढ़ी, धौलावीरा और हस्तिनापुर तो उतना नहीं है, हालांकि हाँ ये भी सकता है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है शिवसागर और अदीच नल्लूर। सीधे मैचिंग में भी दे सकता है कि शिवसागर कहाँ पे स्थित है और अदीच नल्लूर कहाँ पे स्थित है। तो शिवसागर असम में स्थित है और अदीच नल्लूर तमिलनाडु में स्थित है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों 9th नंबर क्वेश्चन पे। भारत के शीर्ष व्यापारिक साझेदार, इस बार देखेंगे कि शीर्ष व्यापारिक साझेदार में हमेशा चाइना आगे रहा है, लेकिन इस बार रिपोर्ट बदल चुका है। इस बार यूएसए भारत का शीर्ष व्यापारिक साझेदार बन गया है। शीर्ष व्यापारिक साझेदार इस बार यूएसए बन गया है। तो 2nd पे चाइना आ गया है, 3rd पे यूएई है, ध्यान देंगे 3rd पे यूएई है, 4th पे सऊदी अरब है और 5th पे हांगकांग है। 5 का नाम यहाँ पे लिखा हुआ है। अब आपको देखना होगा, बताना होगा दोस्तों एक होमवर्क के तौर पे कि यूएई और भारत के बीच में कितने डॉलर का द्विपक्षीय व्यापार है। द्विपक्षीय व्यापार है ये दोस्तों, इसलिए होमवर्क दे रहे हैं ताकि आप एक तो बधे रहिए और दूसरा है कि आप एक बार अगर घटना चक्र पढ़ रहे हैं तो आपके दिमाग में रहना चाहिए कि चीज़ें कनेक्ट करा सके। आपसे फिर बोलना दोस्तों, अगर आप घटना चक्र के साथ साथ ये प्रोग्राम देख लेते हैं, हालांकि ये प्रोग्राम अगर देख लेंगे तो अगर करंट का 20 क्वेश्चन आएगा तो पूरा पिछला से 50+ क्वेश्चन तो यहाँ से आसानी से आपका निकल जाएगा। लेकिन जो 5 क्वेश्चन है दोस्तों वो कम नहीं है, इसलिए मेरा पूरी तरह से मानना है कि आप एक बार घटना चक्र जरूर पढ़िएगा। 20-15 से ज़्यादा भी फंस सकता है, 15 से कम में भी आ सकता है दोस्तों, लेकिन मेरा मानना है कि अगर इसके साथ घटना चक्र आप पढ़ें तो क्वेश्चन आपके 20 में 20 सही हो जाएंगे, इसलिए एक बार जरूर देख लीजिएगा। अब आता है दोस्तों कि शीर्ष निर्यात मदे क्या है, यानी वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो भारत निर्यात करता है। शीर्ष निर्यात मदे क्या है, तो देखेंगे शीर्ष निर्यात मदों में इस बार है पेट्रोलियम उत्पाद, ना कि पेट्रोलियम। पेट्रोलियम उत्पाद, कीमती पत्थर जो है, औषधियों का नंबर 3rd पे है, स्वर्ण और अन्य बहुमूल्य जो धातुएं हैं उनका 4th नंबर है। ऑर्डर करने के लिए दोस्तों दे सकता है। याद रखेंगे कि 1st नंबर पे पेट्रोलियम उत्पाद है, 3rd पे याद रखेंगे औषधियाँ हैं, 2nd पे कीमती पत्थर है, स्वर्ण का रोल 4th पे है। नॉर्मली क्या होता है, लोग स्वर्ण को आगे भेज देते हैं। पेट्रोलियम उत्पाद 1st पे है, कीमती और अर्ध कीमती पत्थर 2nd पे है, औषधियाँ 3rd पे हैं, स्वर्ण और अन्य बहुमूल्य पत्थर 4th पे हैं। अब बात आता है कि वो सबसे बड़े निर्यात गंतव्य कौन से हैं, जहां भारत, अगला हमारा क्वेश्चन है, जहां भारत अपना माल बेचता है। तो सबसे बड़े निर्यात गंतव्य हमको पता है, सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार ही हमारा यूएसए है, तो इस बार यूएसए है। लेकिन यूएई हमारा 2nd पे सबसे बड़ा व्यापार गंतव्य है और 3rd पे चाइना है, यानी 1st पे यूएसए है, 2nd पे हमारा यूएई है और 3rd पे हमारा चाइना है। दोस्तों आप लोग साथ साथ में बैक के जो पिछला क्लासेस हो चुका है एक बार रिवीजन भी करते रहेंगे। आगे है शीर्ष आयात मदे। शीर्ष आयात मदे क्या है, तो देखेंगे कच्चा पेट्रोलियम हम लोग, भारत सबसे ज़्यादा आयात करती है कच्चा पेट्रोलियम। यही रीज़न है कि भारत नवीकरणीय जो ऊर्जा के सोर्स हैं उस पर भारत फोकस कर रही है, नवाचार पे भारत फोकस कर रही है, क्योंकि ताकि कच्चे पेट्रोलियम जो है इनसे हमारा जो एक निर्भरता है वो कम हो और हमारी फॉरेन करेंसी बचेगी। साथ ही साथ यही देखिए रीज़न है कि भारत इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लेके पॉलिसीज़ बना रही है और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का यूज भारत में बढ़ सके, इस
इसके लिए प्रयास कर रही है। अभी हम लोग करंट में भी पढ़े हैं कि एक जगह पे इलेक्ट्रिक व्हीकल की चार्जिंग स्टेशन स्टार्ट किया गया है। आप बता भी सकते हो कहाँ पे स्टार्ट किया गया है, एकदम स्टार्ट में पहले लेक्चर में हम लोग पढ़े हैं। आते हैं दोस्तों शीर्ष आयात मदों में, पहला तो कच्चे तेल हो गया, सेकेंड पे स्वर्ण हो गया, थर्ड पे हम लोग पेट्रोलियम उत्पाद, और फोर्थ पे कोयला, और फिफ्थ पे कोक एवं ब्रिकेट्स। इतना नहीं इंपॉर्टेंट है, शुरू का 3 आप याद करिए, बहुत है। कच्चा पेट्रोलियम, स्वर्ण और पेट्रोलियम उत्पाद, ये हमारी आयात मदे हैं। अब आते हैं कि शीर्ष आयातित देश कौन से हैं। तो जाहिर सी बात है चाइना है, चाइना है जहाँ से हम लोग सर्वाधिक आयात करते हैं। सेकेंड पे अमेरिका है और थर्ड पे यूएई है, थर्ड पे यूएई है। यानी जो निर्यात गंतव्य हमारे और आयात गंतव्य उसमें कुछ अंतर नहीं है, अंतर है तो केवल इतना है, चाइना को आप फर्स्ट पे भेज दीजिए, बाकी सारे का सीक्वेंस वही है। तो इस तरह से आंसर आपको मिल जाएगा। आते हैं दोस्तों कि अगला एक जो आपको दिख रहा है, ये भी हम लोग लिए हैं वहीं से, यानी कहाँ से, घटना चक्र की दृष्टि से, घटना चक्र की दृष्टि से भी है। फिर आपको बोलेंगे दोस्तों एक बार घटना चक्र की दृष्टि आप लोग जरूर पढ़ेंगे, बहुत अच्छा इनका आर्थिकी है, खासतौर पे आर्थिकी वाली नहीं, जो घटना चक्र की दृष्टि है उसमें जो आर्थिकी है। आते हैं यहाँ पे साफ से, हालांकि इसको ऊपर हम लोग पढ़ चुके हैं कि आयात की दृष्टि से टॉप 5 देश कौन से हैं। तो आयात की दृष्टि से चाइना, यूएसए और यूएई है, इतना ही पढ़िए। अब चाहिए तो सऊदी अरबिया और इराक है, इसको देख सकते हैं। चाइना से हमारा कितना % का आयात है टोटल का, तो हम लोग देखेंगे लगभग 13.7% का आयात अकेले हम लोग चाइना के साथ करते हैं, और 6.9% का आयात हमारा यूएई का है, सॉरी यूएसए से है। यानी आने वाले दिनों में भी अगर आप कभी दिमाग में रहे तो देखिए एक जो गैप है चाइना और यूएसए के बीच में जस्ट 2 गुने का अंतर है। यानी आने वाले दिनों में भी आयात की दृष्टि से टॉप पे देखिएगा चाइना ही रहेगा। बदलना होगा तो यूएसए और यूएई के बीच में बदलेगा, क्योंकि बहुत अंतर नहीं है, 1% का अंतर है बस। चलिए आगे आते हैं, निर्यात की दृष्टि से टॉप 5 कंट्री देखते हैं। निर्यात में हम लोग देखेंगे तो यूएसए इसमें फर्स्ट है, यानी हम लोग 16% के करीब में निर्यात किसके पास कर रहे हैं, यूएसए को कर रहे हैं। यूएई के पास हम लोग लगभग 9% कर रहे हैं। लेकिन चाइना को देखिए दोस्तों, हम लोग केवल 5% अपने टोटल निर्यात का हम लोग चाइना को कर रहे हैं, जबकि आयात कितना कर रहे हैं, 14%। यानी अंतर देखिए, खरीद रहे हैं इनसे 14% और इनको दे रहे हैं केवल 5%। यानी हमसे ये 9% का ये हमसे लीड ले रहे हैं। आप समझ सकते हैं कि व्यापार घाटा कितना ज़्यादा है चाइना के साथ। यानी आत्मनिर्भर भारत की इंपॉर्टेंस क्या है आप यहाँ से आसानी से देख सकते हैं और मेंस में इसको यूज कर सकते हैं। आते हैं हम लोग अगला कि विश्व निर्यात में शीर्ष जो भारतीय हिस्सेदारी की वस्तुएं उनको, तो देखेंगे चावल सर्वाधिक है, 29.4% है विश्वव्यापी निर्यात में शीर्ष भारतीय हिस्सेदारी में। तो 2017 के निर्यात में प्रतिशत जो था वो चावल टॉप पे था, उसके से मोती बहुमूल्य धातुएं थी, मसालों का नंबर 3rd पे था, और चाय एवं मेड का नंबर लास्ट था। हालांकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट एक बार देख लीजिए। आते दोस्तों अगला ग्रीन बॉन्ड। तो चीन के बाद भारत में दूसरा बड़ा व्यापार किसका है, ग्रीन बॉन्ड का, तो भारत में है। तो सीधे आ सकता है कि ग्रीन बॉन्ड में भारत फर्स्ट पे कौन है और सेकंड पे कौन है, ऐसा कुछ दे सकता है। तो फर्स्ट जो ग्रीन बॉन्ड पे है बाजार में वो चाइना है, और सेकंड जो बड़ा बाजार है वो है भारत का। तो इस चीज को इंपॉर्टेंट रखेंगे। 15th नंबर क्वेश्चन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के बारे में है। तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में देखेंगे कि भारत के कुल निर्यात में ये 12% का योगदान देता है, और सेकेंड लार्जेस्ट यानी एग्रीकल्चर के बाद हम देखें कि कृषि के बाद ये दूसरा सबसे बड़ा नियोक्ता है। यानी यहाँ पे जो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है, जो रोजगार जनरेट करता है, ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा रोजगार जनरेट करता है। आगे हम लोग पर कैपिटा इनकम देखेंगे। तो पर कैपिटा इनकम अगर हम लोग देखें तो पर कैपिटा इनकम सर्वाधिक किसका है, गोवा का है। कितना है पर कैपिटा इनकम, 42-21-49, यानी यह है गोवा का, 31-71-34 सिक्किम का है, और 20-33-40 हरियाणा का है। कितना है नहीं याद करना है, याद रखना है सबसे पहले गोवा है, गोवा के बाद से सिक्किम है, सिक्किम के बाद से हरियाणा है। GSH टॉप जो गोवा है उसका बस याद कर लीजिए 42-21-49, इतने रुपए इसका पर कैपिटा इनकम है, और इस तरह से आपका काम चल जाएगा। दोस्तों आज हम लोग कुल 16 क्वेश्चन पढ़े हैं। अभी इसी का हम लोग एक सेकंड वीडियो भी बनाएंगे, और आज ही आपको इसकी दूसरी वीडियो भी मिलेगी। कारण क्या है कि वीडियो दोस्तों अगर बहुत लंबी हो जाएगी तो अपलोड होने में बहुत टाइम लगेगा, और आपको टाइम पे वीडियो उपलब्ध करवाना है, इसलिए आज हम लोग यहीं पे रुकेंगे। और आपको
इस वीडियो के मौजूद होने के 4 से 5 घंटे के बाद आपको दूसरी वीडियो जो करंट अफेयर की है वो आज ही मिल जाएगी। तो धन्यवाद दोस्तों।